थैंक्स हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है 10वीं क्लास का विज्ञान अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्यजीवन, वन इत्यादि। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक समाप्त होने वाले संसाधन और दूसरे नहीं समाप्त होने वाले संसाधन। समाप्य संसाधन, असमाप्य संसाधन। ये बहुत सीमित मात्राएं में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम। ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त नहीं होंगे। उदाहरण वायु, जल, सूरज की प्रकाश। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण न हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप माइंड में कॉन्शियस कर सकते हैं। गंगा कार्य परियोजना। यह कार्य योजना करोड़ों रुपयों का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक हैं। जल का पीएच जो आसानी से सार्प सूचक की मदद से मापा जा सकता है। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है की उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाई देता है। पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के, जिसे आर से हम लोग संकेत करते हैं। पहला होता है कम उपयोग, रिड्यूस। 3R के द्वारा हम लोग इसे रोकथाम कर सकते हैं। कम उपयोग, रिड्यूस। पुनःचक्रण, रिसाइक्लिंग। पुनः उपयोग, रीयूज। ये 3R के द्वारा हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं। कम उपयोग, जब आवश्यकता न हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करना चाहिए। 2 नंबर में टपकते नल को ठीक करना चाहिए। 3 में आहार भोजन को नहीं फेंकना चाहिए। पुनःचक्रण, कपड़े से पुनःचक्रण हो जाने वाले पदार्थों, प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना चाहिए। पुनः उपयोग, चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करें। इस प्रकार हम लोग 3R के विधि अपनाने से पर्यावरण को बचाने में मदद हो सकता है। पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनःचक्रण से बेहतर है क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत ही सीमित है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। संपोषित विकास। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। 2 में इनका वितरण सभी समूह में समान रूप से हो।
न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंधन होना चाहिए। वन एवं वन्य जीवन संरक्षण जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को सुरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी अस्थायित्व इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट हो जाता है। जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संख्या है, जैसे पुष्पी पादप, पंछी, कीट, सरीसृप, जीवाणु इत्यादि। तप्त स्थल, गर्म स्थल, ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। दावेदार, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार होते हैं। दावेदार, वनों पर उनकी निर्भरता। अस्थायी लोग, सरकारी वन विभाग लोग, उद्योगपति, वन्य जीवन और प्रकृति प्रेमी। अस्थायी लोग अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित होते हैं। सरकारी वन विभाग के सरकारी जिसके पास अपनी आवश्यकता के सरकार से जिसके पास जो वन से प्राप्त जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं के लिए वनों पर आश्रित हैं। वनों का स्वामित्व है, उत्पादों का उपयोग है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं और करते रहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि दावेदार क्या है। ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी भी चीज पर निर्भर हो, उसके दावेदार होते हैं। अस्थायी लोग, सरकारी वन विभाग, उद्योगपति और वन्य जीवन और प्राकृतिक प्रेमी। अस्थायी लोग अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित होते हैं। सरकारी वन विभाग के सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं। उद्योगपति जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। वन्य जीवन और प्राकृतिक प्रेमी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है। खेजरी वृक्ष। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। चिपको आंदोलन। यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नाम के गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और ये आपकी एग्जाम में हमेशा ये खिजरी वृक्ष और चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने क्षयित हुए साल के वृक्षों को अराव बाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया।
सभी के लिए जल। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। बांध बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। कई बड़ी नदियों के जल संग्रह जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं। जैसे टेहरी बांध, नदी भागीरथ गंगा पे आपको टेहरी बांध बनाया गया है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। बांधों के लाभ: सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना होता है, विद्युत उत्पादन में मदद करता है, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करता है। बांधों से हानियाँ: सामाजिक समस्या: बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। पर्यावरण समस्याएं: वनों को क्षय होता है, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जाता है। आर्थिक समस्याएं: जनता का अत्यधिक धन लगता है, उस अनुपात में लाभ नहीं मिलता है। जल संग्रहण: इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। वर्षा जल संचयन: वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण करने की तरीकाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। तकनीक: खादिन बड़े पात्र नाड़ी। राज्य राजस्थान में। बांधरस एवं ताल, ये तकनीक महाराष्ट्र का है। बंथिस, ये तकनीक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के है। आहार और पाइन, ये बिहार राज्य का तकनीक है। एरिस तमिलनाडु का तकनीक है। कुल हिमाचल प्रदेश का तकनीक है और बावड़ी दिल्ली का तकनीक है। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ: पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है, यह कुओं को भरता है, पौधे को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती है, यह जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रहता है। कोयला और पेट्रोलियम: कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निर्माण: कोयला 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम: पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में नहरने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ। पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे। कोयला और पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं और ईंधन है। कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्ष तक ही मिलेगा। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ:
वायु प्रदूषण, कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। बीमारियां, यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है और कई रोग जैसे दामा खांसी का कारण बनती है। वैश्विक ऊष्मन, जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस गैस है और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए, ये समाप्त होने वाले और सीमित हैं। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और इसमें कई वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय, जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा हो उसका स्विच बंद करें। घरों में CFL का प्रयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए। जहां हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करें। इस प्रकार से हम लोग पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं और बचा सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आप इसे हमेशा माइंड में कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। थैंक्स।